हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। चलिए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि विश्व भूगोल की रैपिड फायर के माध्यम से सारे पीवाई के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और इसके 2-3 क्लास हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है। चलिए तो आज हम देखेंगे झीलें और जलप्रपात किससे पढ़ना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद हम वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार और जलवायु, घास के मैदान आदि को हम कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। आप लोग हमारी इस क्लास से बने रहिए और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सारे आयोग के पूछे गए जितने भी यहाँ पर PYQ सवाल हैं सब डिस्कस किए जा रहे हैं और यहाँ से अगर आप कर लें तो आपकी 60 से 70% की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। तो आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे झीलों के बारे में। जी हाँ, झीलें। बालकस झील की बात करेंगे। बालकस झील कहाँ स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम देखेंगे तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बेटर लेक और लिटिल बेटर लेक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल झील है। अगला देखेंगे यहाँ पर हम उत्तरी अमेरिका का सुप्रिय झील प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क भंडार के लिए। उत्तरी अमेरिका का सुप्रिय झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया की बात करें तो बैकाल झील जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में स्थित झील की बात करें तो अंचार झील जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश जो है फिनलैंड कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1000 झीलों का देश कई बार UPPCS मेंस में पूछा गया है। USA में स्थित झील की बात करेंगे तो मिशिगन है जो कि UPPCS मेंस में पूछा गया है। असम में अवस्थित झील की बात करें तो चपनाला झील जो PCS प्री में पूछा गया है। असम में स्थित झील क्या है? चपनाला झील। इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन सी झील है यहाँ पर? चपनाला झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी सबसे लंबी झील की बात करेंगे तो टांगानिका झील है जो कि आप लोग जानते होंगे। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है या पहले या जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठंड के कारण जो है झील जमने लगती है लेकिन पहले कहाँ जमेगी? ये सबसे पहले ऊपर जमेगी। सुप्रिय झील कहाँ पर स्थित नगर है? तो ये दुलुस में स्थित है। जी हाँ, USA दुलुस में। इसे आप लोग जानेंगे। UPRO में पूछा गया है। रुकवा झील की बात करेंगे तो तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। इसे आप लोग याद रखेंगे। जलप्रपात की बात करें तो अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात और वेनेजुएला में स्थित जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप की बात करेंगे तो अत्यधिक उच्च घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी जो अंटार्कटिका में, नेलौंग घाटी उत्तराखंड में। वह देश जो अरिया पुआ उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका में। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं काठ प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात अलंग में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी है जो रिफ्ट घाटी में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर वायुमंडल का संगठन देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे तो दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है 90 से 120 किलोमीटर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि दिन में आयनमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? लगभग तो 90 से 120 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036%। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 0.036%। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपोत। वायुमंडल की 4 परतें की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। वायुमंडल की 4 परतों की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। इसे आप लोग याद रखेंगे। वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ? ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल की बात करें तो पच्छाद मेघ जो है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार के बारे में देखेंगे। एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड जो विंड फ्लो जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायुदाब पेटी की बात करेंगे तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये व्यापारी पवनें कहलाती हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा है इक्वेटर है, यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ होता है। तो यहाँ से लेकर जो है भूमध्य सागर की तरफ, ये भूमध्य सागर जो है यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इस तरह से पवनें चलती हैं तो ये हमारी व्यापारी पवनें कहलाती हैं। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे संसार का आर्द्रतम स्थान मतलब सबसे गीला स्थान मतलब जो होता है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ओस्लो में स्थापित किया गया। आप लोग इसे जानते होंगे। अगला देखेंगे स्थानीय पवनों के नाम देखेंगे। एक तरफ स्थानीय पवनों के नाम है और एक तरफ स्थान है। तो लेवेस जो है स्पेन का स्थानीय पवन है। ब्रिक फील्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का है। ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका का है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्लैक रोलर
जैसे कि अमेरिका में ब्लैक लोग भी रहते हैं, तो इसे आप जा सकते हैं उत्तरी अमेरिका का ब्लैक रोलर हो जाएगा। ब्रेक फिल्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का, लेवेस जो है स्पेन का, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्थानीय गर्म पौने नहीं है तो मिस्ट्रल और टाकू जो है ये गर्म पौने नहीं, ठंड पौने हैं। कौन कौन से? मिस्ट्रल और टाकू, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे, ये भी सूची सुमेलित करना है। एक तरफ पवन है, एक तरफ देश है। तो सांता आना जो है कैलिफोर्निया की पवन है, हबूब जो है सूडान का, यामो जो है जापान का, मिस्ट्रल जो है फ्रांस रोन घाटी का है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, हबूब सूडान, सांता आना कैलिफोर्निया, इसे आप लोग याद रखेंगे। दैनिक पवन तंत्र है स्थल और सागर समीर, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दैनिक पवन तंत्र क्या है? स्थल और सागर समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चक्रवात की बात करेंगे तो समुद्री चक्रवात तूफान ताउते जो है किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। समुद्री चक्रवात तूफान ताउते कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जो टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो ये मिसिसिपी मैदान में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मिसिसिपी मैदान में। बिली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जी हाँ, बिली जो है ऑस्ट्रेलिया के चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। टोर्नेडो एक बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठता है? तो कैरेबियन सागर में उठता है। कौन सा? टोर्नेडो, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एल नीनो कहाँ बनता है? तो प्रशांत महासागर में बनता है। जी हाँ, एल नीनो। नरगिस किसे नाम दिया गया था? तो इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात। जी हाँ, इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात जो है उसे नरगिस नाम दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम सूची को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं और एक तरफ उनसे मतलब स्थान दिए गए, उन देश के नाम दिए गए हैं। तो बिली जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून जो है जापान का है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। बागुइयो जो है फिलीपींस का है। हरिकेन जो है यूएसए का है। ये सभी चारों जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछेंगे। पीसीएस प्री 2019 में पूछा भी गया है। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आई आँख इसका कहलाता है। जी हाँ, चक्रवात का जो केंद्र होता है यहाँ कम दबाव का क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है? तो आई और आँख कहलाता है। तड़ित झंझा जिसे थंडर बोल्ट का देश कहा जाता है, किसे? भूटान को कहा जाता है। जी हाँ, तड़ित झंझा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तड़ित झंझा या थंडर स्टॉर्म मतलब का देश किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। किसमें पूछा गया? UPPSC AE 2013 में पूछा गया है। अब हम जलवायु घास के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जलवायु के बारे में देखेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है शीत ऋतु में। जी हाँ, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु में होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। जी हाँ, चिली जो है वर्ष भर शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक की बात करें तो यह कथन किससे संबंधित है? तो थान थ्वेट से संबंधित है। जी हाँ, थान थ्वेट से कथन संबंधित है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र क्या है? तो पंपास का मैदान है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पंपास का क्षेत्र, से आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो बर्खियोआंस्क है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा को, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है एशिया में, इसे आप लोग याद रखेंगे। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। UPPSC में GS 1 में पूछा भी गया है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा हो रही है तो उसे मरुस्थल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र की बात करें तो अटाकामा मरुस्थल है। जी हाँ, अटाकामा मरुस्थल जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश, तो इसे आप लोग याद रखें। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोलीविया में। जी हाँ, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। जी हाँ, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः किससे प्रभावित करती है? तो मानसूनी जलवायु से प्रभावित करती है। कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाओं की बात करेंगे तो गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। जी हाँ, गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल जो है कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। अगला देखेंगे, एक तरफ प्रदेश और क्षेत्र है, एक तरफ जलवायु है। तो कैलिफोर्निया जो है भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश जो है उष्णकटिबंधीय मानसून, साइबेरिया जो है शीतोष्ण होते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि होती है,
बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो कि हमारे भारत में जैसे कि, और साइबेरिया में शीतोष्ण जो है होता है, जलवायु होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो कैनबरा 6 भागों में विभक्त है ये, और उसकी राजधानी की बात करेंगे तो कैनबरा है। अब घास के मैदान की चर्चा करेंगे तो कनाडा के पेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो, जी हाँ। एक तरफ घास के मैदान, एक तरफ महाद्वीप, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो लानोज जो है हमारा दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान है, स्टेपीज जो है यूरोप का है, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका का है, बेल्ट की बात करेंगे तो ये अफ्रीका का है। इसे आप लोग याद रखेंगे, यूपीपीसीएस बीओ 2019 में पूछा गया है। अगला देखेंगे वह देश जिसमें पंपास घास मैदान स्थित है तो अर्जेंटीना में स्थित है। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं तो प्रेरीज हैं। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष घास रहित का मैदान कहलाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। ये हमारे यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। वही शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं तो स्टेपीज हैं। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? सवाना है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका में है। पंपास तथा स्टेपीज हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, से आप लोग याद रखेंगे। अब हम एक तरफ देखेंगे घास के मैदान और एक तरफ महाद्वीप है। तो लानोज जो है हमारा दक्षिण अमेरिका का है, स्टेपीज जो है यूरोप का है, प्रेरीज की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका का है, बेल्ट्स की बात करेंगे तो अफ्रीका का, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यह हमारे कुछ घास के मैदान थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो कल से हम वन मृदा के बारे में देखेंगे और चट्टानों और आज के खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।